Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल कल्याणी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का हमारा 7वां वीडियो है और इस सीरीज़ के जो स्पेशल एजुकेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके हम अब आखिरी क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको 2 वीडियो और मिलेंगे, एक कल मिलेगा और हो सकता है कि दोनों ही वीडियो आपको कल मिल जाएं। एक इसका 8वां पार्ट है और 8वें पार्ट के बाद जो एक छोटा वीडियो मिलेगा आपको 5 से 6 मिनट का, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं इस खासकर स्पेशल एजुकेशन की, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण है और अक्सर आती हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगली यूनिट स्टार्ट होगी, कुछ मेरे मित्र हैं, आप सभी के जो है विचार आ रहे हैं कि रिसर्च स्टार्ट की जाए या टीचर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये सभी की बात आ रही है। लेकिन मैं इसके बाद जो हम शुरू करूँगा वो हम शुरू करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो हमारा अगली यूनिट रहेगी, इस पर हम 5 से 6 वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात हम टीचर एजुकेशन पर आएंगे और उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च। और कुछ साथी कह रहे हैं कि जो वीडियो इंग्लिश में हों। दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम का मेरे पास थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज़ इंग्लिश का मैटर मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। और हाँ, बीच में जैसे मेरे को समय मिलता है तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं जो PDF के रूप में क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक पर वो आपको दूँ। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देर की हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, विशिष्ट शिक्षा पार्ट 7। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की या हायर एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की, वो परीक्षा में सफल हो सकें। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, विशिष्ट शिक्षा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हम इस वीडियो का जो ये पार्ट 7 है, पार्ट 7 का फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सह विकृति सामान्य रूप से अधिगम अक्षमता डिसलेक्सिया के साथ संबंध होती है? हमारे ऑप्शंस हैं अवसाद, डिप्रेशन, विभक्त मानसिकता, अति सक्रियता और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो विकृति है सामान्य रूप से अधिगम अक्षमता डिसलेक्सिया के साथ संबंध होती है, वह है अति सक्रियता, ADHD जिसको बोलते हैं हम, ADHD। और यहाँ जो ADHD है वो है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान रखिएगा, ADHD का जो फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के बाद एक 5 मिनट का वीडियो हम और देंगे, जिसमें जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एब्रीविएशंस हैं, आपका जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनको दिया जाएगा, ताकि स्पेशल एजुकेशन में कभी कभी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं और काफ़ी अधिक शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो इसमें सारी शॉर्ट फॉर्म्स आपको दे दी जाएंगी, जिसको आपको पता रहे कि हाँ, किस शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। LD विशिष्ट सीखने संबंधी अक्षमता को जांचने के लिए इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सूचक है? ऑप्शंस हैं हमारे IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ एजुकेशनल क्वोशेंट, PQ फिजिकली क्वोशेंट या फिजिकल इंटेलिजेंस इसको बोल सकते हैं, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है, जो LD है हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं। तो लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी है को जांचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, ये सभी सूचक जो तीनों हैं, IQ हुआ, EQ हुआ या PQ हुआ, इन सभी को इसमें माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन D, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंदबुद्धि बालक का बौद्धिक स्तर IQ की श्रेणी का होता है।
मतलब जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उसका जो बौद्धिक स्तर होता है, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, वो किस श्रेणी का होता है? सामान्य से अधिक पहला ऑप्शन है, सामान्य से कम दूसरा ऑप्शन है, सामान्य एवरेज, और फोर्थ ऑप्शन है इसका बौद्धिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों जो मंदबुद्धि बालक का जो बौद्धिक स्तर होता है वो सामान्य से कम होता है। जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका उत्तर है। तो जो ध्यान रखिएगा, मंदबुद्धि बालक का जो बौद्धिक स्तर है वो सामान्य से कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्प्रैक्सिया का संबंध है केवल पढ़ने से, केवल लिखने से, दोनों पढ़ने और लिखने से, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, और पारिस्कृत मोटर कौशल, फाइन मोटर स्किल से। तो दोस्तों जो डिस्प्रैक्सिया है इसका संबंध जो है पारिस्कृत मोटर कौशल से होता है, फाइन मोटर स्किल से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बालक में परिलक्षित होगा सामान्य से कम बुद्धि स्तर, बिलो एवरेज आईक्यू, उच्च बुद्धि स्तर, हाई लेवल आईक्यू, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बालकों में जो परिलक्षित होगा वो उपयुक्त सभी होगा, मतलब सामान्य से कम बुद्धि स्तर, बिलो एवरेज आईक्यू और हाई लेवल आईक्यू, मतलब उच्च बुद्धि स्तर भी होगा, मतलब हो सकता है दोनों में से कोई भी हो। जो विशिष्ट सीखने की क्षमता वाले बालक हैं उसके अंदर ये जो विशेषताएं देखने को मिलती है, या तो वो सामान्य से कम बुद्धि स्तर के होते हैं या फिर उच्च बुद्धि स्तर के होते हैं, इस प्रकार के जो बालक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलडी एक मनोवैज्ञानिक प्रसंस्करण विकार है जो इनमें से एक के ठीक काम नहीं करने से होता है। एलडी जो हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, एक मनोवैज्ञानिक प्रसंस्करण विकार जो इनमें से, मतलब जो इसका हमारे ऑप्शंस दिए हैं CNS और PNS। जो यहाँ पर CNS है उसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो PNS है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो उसके ऑप्शन है, और उपयुक्त सभी इसका थर्ड ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं, ये इसका आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है सी, उपयुक्त सभी, मतलब दोनों जो CNS है और जो PNS है, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ ठीक काम नहीं करती है तो आपका जो LD है, जो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जो मनोवैज्ञानिक प्रसंस्करण विकार है एक तरीके से, वो ठीक से काम नहीं करता है। CNS ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस क्वेश्चन का उत्तर उपयुक्त सभी है, मतलब जो दोनों हमारे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IEP का अर्थ है बौद्धिक शिक्षा योजना, इंटेलिजेंस एजुकेशनल प्लान, व्यक्तिक भावात्मक योजना, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो IEP है, IEP का यहाँ अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान हैं। अधिगम अक्षमताग्रस्त बच्चों में सामान्य रूप से पाया जाता है उन्नत आत्मसम्मान, हाई सेल्फ स्टीम, क्षीण आत्मसम्मान, लो सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान से इसका कोई संबंध नहीं है, नथिंग टू डू विद सेल्फ स्टीम, ये इनमें से कोई नहीं। ये इसके चार ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जो अधिगम अक्षमताग्रस्त बच्चे होते हैं सामान्य रूप से उनके अंदर क्षीण आत्मसम्मान पाया जाता है, लो सेल्फ स्टीम उनके अंदर होती है। किसी न किसी कारण से इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आत्मसम्मान की जो भावनाएं जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये इसका ऑप्शन इसका बी है जो उसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानकारी को याद करने और समय पर प्रयोग करने वाली युक्तियों में से एक है ध्वन्यात्मक, अर्थगत, स्मृति विषयक या समस्या पूर्ति। दोस्तों जो जानकारी को याद करने के समय पर प्रयोग करने वाली युक्तियों में से एक है उसको कहा जाता है स्मृति विषयक, मैन्यूमोनिक इसका सही उत्तर है।
ऑप्शन सी। तो जो स्मृति विषयक होती हैं वो जो है सही समय पर जो जानकारी होती है उनको याद करने का जो है एक युक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही क्रम पर निशान लगाएं। सुधार मूल्यांकन, विद्यालय द्वारा भेजना, रेमिडिएशन असेसमेंट, स्कूल रेफरल। मूल्यांकन, विद्यालय द्वारा भेजना और सुधार। सुधार, विद्यालय द्वारा भेजना और मूल्यांकन, और विद्यालय द्वारा भेजना, मूल्यांकन एवं सुधार। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वह है डी ऑप्शन। पहले विद्यालय द्वारा भेजना, उसके बाद मूल्यांकन और उसके बाद सुधार। अधिगम अक्षम छात्रों को CBSE द्वारा इनमें से कौन सा प्रावधान उपलब्ध नहीं है? आलेख, लेखक की अनुमति, परमिशन टू स्क्रिप्ट राइटर, 3 घंटे के स्थान पर 4 घंटे, 4 आवर्स इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स, दूसरी भाषा की परीक्षा छोड़ने की छूट, परमिशन टू ड्रॉप सेकंड लैंग्वेज, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका उपयुक्त जो डी ऑप्शन है सभी। इसमें से कोई भी प्रावधान जो है अधिगम अक्षम छात्रों को CBSE द्वारा उपलब्ध नहीं है। कहते हैं मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई मनोवैज्ञानिक यह पर्यवेक्षण और आकलन करता है बच्चे का कार्यकरण, चाइल्ड्स फंक्शनिंग, सामाजिक कारक जो समस्या को बनाए रखता है, सोशल फैक्टर दैट अपीयर्स टू मेंटेन द प्रॉब्लम, बच्चे के लिए कौन सा इलाज सबसे उपयुक्त रहेगा, व्हाट थेरेपी इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर द चाइल्ड, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई मनोवैज्ञानिक के पर्यवेक्षण करता है, जो इसके हमारे चारों ऑप्शंस दिए हैं उपयुक्त सभी, इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो पर्यवेक्षण का आकलन करते हैं बच्चे का कार्यकरण के द्वारा, सामाजिक कारक जो समस्याओं को बनाए रखते हैं उनके द्वारा, बच्चों के लिए कौन सा इलाज सबसे उपयुक्त रहेगा ये मतलब। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन, इसका जो उत्तर है वो उपयुक्त सभी है, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता की पहली शर्त है? सामान्य बुद्धि स्तर, नॉर्मल IQ, सीमावर्ती बुद्धि स्तर, बॉर्डरलाइन IQ, सामान्य से कम बुद्धि स्तर, बिलो एवरेज IQ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अधिगम अक्षमता की अगर हम बात करें तो उसकी पहली शर्त होती है सामान्य बुद्धि स्तर, नॉर्मल IQ रहता है। और जो नॉर्मल IQ है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अधिगम अक्षमता की पहली शर्त है बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, एक नॉर्मल होता है और धीमे धीमे क्या होता है जो उसकी IQ का लेवल होता है वो घट जाता है। बिलो एवरेज मतलब बुद्धि स्तर पर वो आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करें तो बच्चा एक नॉर्मल IQ पर ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नांश का विशिष्ट अधिगम अक्षमता का भाग है? NIMHANS दोस्तों जो ये है इसकी फुल फॉर्म है, निम्नांश की हम उसको बोलेंगे, उसकी जो फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। दोस्तों जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है इसके ऑप्शंस हैं एकाग्रता परीक्षा अटेंशन टेस्ट, परीक्षा भाषा लैंग्वेज टेस्ट, दृश्य मोटर कौशल विजुअल मोटर स्किल, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नांश का विशिष्ट अधिगम अक्षमता का भाग है। तो इसके जो उत्तर है वो उपयुक्त सभी, ऑल द अबव, डी उसका ऑप्शन है। एकाग्रता परीक्षा हो इसमें, चाहे भाषा परीक्षा हो या दृश्य मोटर कौशल हो, ये सब जो है विशिष्ट अधिगम अक्षमता का एक भाग है।
अधिगम अक्षमता वाले छात्रों में निम्नलिखित परिलक्षित होगा? अधिक शैक्षिक विसंगतियाँ, लघु एकाग्रता अवधि, सामाजिक भावात्मक समस्या या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो डी है, उपयुक्त सभी। जो अधिगम अक्षमता वाले छात्र होते हैं उनमें से ये सभी चीज़ें परिलक्षित होती हैं, चाहे वो शैक्षिक विसंगतियाँ हों या फिर लघु एकाग्रता अवधि हो, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, या सामाजिक भावात्मक समस्या हो, सोशियो इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो ये सभी चीज़ें जो हैं अधिगम अक्षमता वाले बालकों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोश्क ने कितने तरह के डिस्कैलकुलिया का जिक्र किया है? देखिए दोस्तों, जो डिस्कैलकुलिया है आप जानते हैं एक मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है, जो गणित संबंधी विकार होता है बालकों में, उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और जो कोश्क हैं इन्होंने इसके जो जिक्र किया है 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 या 8 प्रकार का। तो कोश्क ने दोस्तों बताते चलें 6 प्रकार के डिस्कैलकुलिया का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 के 6 प्रकार जब हम अगले वीडियो में डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, सारी जो अधिगम अक्षमताएं हैं जब उसको हम पढ़ेंगे ब्रॉडली, तब उसमें उसका बताया जाएगा कि वो कौन कौन से प्रकार हैं जिसको कोश्क ने जिक्र किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेरेब्रल पॉल्सी का प्रकार नहीं है? क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया या पेटाप्लेजिया, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जो सेरेब्रल पॉल्सी का प्रकार नहीं है वो पेटाप्लेजिया है, पेंटाप्लेजिया इसको बोलेंगे। पेंटाप्लेजिया जो है सेरेब्रल पॉल्सी का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अपराध समूह के बच्चों द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो एक समूह है जो बाल अपराध होता है उसमें 8 से 18 वर्ष जो इसका बी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 7 से 15 है, दूसरा 8 से 18, तीसरा 6 से 14 और 9 से 19। तो जो इसका सही उत्तर है वो 8 से 18 है, जो 8 वर्ष से मिनिमम 8 वर्ष और मैक्सिमम 18 वर्ष के जो एक बच्चों का जो समूह होता है, मतलब एक एज ग्रुप जो होता है उसके द्वारा ही जो है बाल अपराध अगर होता है तो उसको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोश्क की डिसलेक्सिया श्रेणी का भाग नहीं है? वाचिक डिसलेक्सिया, वर्बल डिसलेक्सिया, व्यावहारिक, प्रैग्मेटिक और शाब्दिक डिसलेक्सिया, उसके बाद आलेखी डिसलेक्सिया। दोस्तों इसका जो ऑप्शन उत्तर है वो बी इसका जो है उत्तर सही है। मतलब जो व्यावहारिक डिसलेक्सिया है इसका जो है कोश्क ने जो है डिसलेक्सिया का प्रकार नहीं बताया है। उनके अनुसार हम पिछले वाले वीडियो में देखा था, क्वेश्चन पर देखा था कि कोश्क ने जो है 6 प्रकार का डिसलेक्सिया विकार बताया है, जिसमें से वाचिक डिसलेक्सिया एक है, शाब्दिक डिसलेक्सिया एक है, आलेखी डिसलेक्सिया एक है, लेकिन जो व्यावहारिक डिसलेक्सिया है वो उसमें इन्होंने नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशित शिक्षा का उद्देश्य है अधिगम के मार्ग में रुकावटों से पर्दा हटाना और उन्हें न्यूनतम करना। बी है हमारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, अध्यापन ढंग और पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना। सी ऑप्शन है हमारा स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों को बढ़ाना और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो समावेशित शिक्षा का उद्देश्य है वो उपयुक्त सभी है, चाहे वो अधिगम के मार्ग में रुकावटों से पर्दा हटाना एवं न्यूनतम करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, अध्यापन ढंग से पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना, या स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों को बढ़ाना। ये जो है इसका उत्तर सभी जो है इसके उत्तर हैं। समावेशित शिक्षा के सभी एक प्रकार के उद्देश्य हैं। मंदबुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व
के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। यह कथन किसका है? पोलाक और पोलाक का, स्किनर का, क्रो एवं क्रो का, या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है पोलाक और पोलाक का ये कथन है कि मंदबुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हमें स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंदित मना बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? दोस्तों जो मंदित मना बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में बताना है, कितनी उनकी बुद्धि लब्धि होती है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन 60 है, दूसरा 70, थर्ड ऑप्शन 120 और डी ऑप्शन है 140। तो दोस्तों जो बालक होते हैं मंदित मना, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो लगभग 60 के करीब होती है। तो ऑप्शन ए इसका जो है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदित मना बालकों को अल्प मानसिक न्यूनता किस श्रेणी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 60 से कम होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि 60 से अधिक होती है। ये बी ऑप्शन है। ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी 22 क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जो मंदित मना बालक होते हैं उनकी IQ लगभग 60 होती है। ये 60 से मतलब कम ही रहती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए ही होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि 60 से लगभग कम ही होती है, इसलिए उनको न्यूनता की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंभीर मंदित मना कहलाता है जड़ बुद्धि बालक, हीन बुद्धि, दुर्बल बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो गंभीर मंदित मना जो बालक होते हैं उनको जड़ बुद्धि भी कहा जाता है। जड़ बुद्धि की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जो गंभीर, मतलब जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा मतलब बिलो 60 होता है, इस प्रकार के जो बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीन बुद्धि की बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? 20 से 49, 0 से 19, 50 से 69, 50 to 69 और 70 to 90। दोस्तों जो हीन बुद्धि बालक होते हैं एक तरीके से उनको जड़ बुद्धि भी कहा जाता है, ये आप मानकर चलें। तो जो इनका IQ होता है वो 20 से 49 के बीच होता है। जो बुद्धि लब्धि होती है उनकी ये जो IQ होता है वो 20 से 49 के बीच रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है, बालकों की पहचान के लिए विविध एजेंसियों यथा स्वास्थ्य विभाग, मनोवैज्ञानिकों, विद्यालयों इत्यादि की मदद ली जानी चाहिए। हमारा जो दूसरा कथन है, ये विभाग शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों की पहचान में सहायक साबित हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं है ये आपको बताना है। केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 और हमारा डी ऑप्शन है ना ही 1 और ना ही 2। तो दोस्तों जो पहला कथन है केवल 1, यही इसका सही उत्तर है कि बालकों की पहचान के लिए विविध एजेंसियों यथा स्वास्थ्य विभाग, मनोवैज्ञानिकों, विद्यालयों इत्यादि की मदद ली जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किनर ने मंदबुद्धि बालकों के संबंध में क्या कहा है? ए ऑप्शन है अल्प बुद्धि, बी ऑप्शन है मंद बुद्धि, सी ऑप्शन है धीमी गति वाला मूड, या ये सभी। दोस्तों अगर स्किनर की बात करें तो जो स्किनर हैं महोदय, स्किनर ने जो है मंद बुद्धि बालकों के लिए तीनों ही शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने अल्प बुद्धि भी उनको कहा है, मंद बुद्धि भी कहा है और धीमी गति वाला मूड भी उन्होंने बालकों के लिए प्रयोग किया है। तो इसका जो उत्तर है प्रश्न का ये सभी डी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है, ये कथन किसका है?
इसके हमारे ऑप्शंस हैं क्रो एंड क्रो, स्किनर, विलियम टेलर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिसने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है, ये कथन कहा है, क्रो एंड क्रो का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र इसे पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें मंदबुद्धि छात्र की संज्ञा दी जाती है। और विद्यालयों में ये धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब भी है। यह कथन किसका है? दोस्तों क्रो एंड क्रो ए ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन स्किनर है, सी ऑप्शन रियान है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कथन जो दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र इसे पूरा कर लेते हैं वो सामान्य छात्र कहलाते हैं और जो पूरा नहीं कर पाते हैं वो मंदबुद्धि छात्रों की उन्हें संज्ञा दी जाती है। और यही धारणा बहुत लंबे समय से जो चली आ रही है विद्यालयों में, ये कथन स्किनर महोदय का है। स्किनर महोदय ने ये कथन कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़ेपन का आधार हो सकता है शैक्षिक, सामाजिक, व्यवहारिक या ये सभी? तो दोस्तों मानसिक रूप से पिछड़ेपन के ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। शैक्षिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं और व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार हो सकते हैं ऐसे बालक सूक्ष्म चिंतन के योग्य नहीं होते हैं। शैक्षिक क्षमता में वह अपने आयु समूह से बहुत नीचे होते हैं। ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सी ऑप्शन है, शैक्षिक पिछड़ेपन के जो कारण के आधार हो सकते हैं वो ए और बी दोनों हो सकते हैं। ऐसे बालक सूक्ष्म चिंतन के योग्य नहीं होते हैं और शैक्षिक क्षमता में वह अपने आयु समूह से बहुत नीचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन का क्या आधार हो सकता है? सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होना, व्यक्तिगत व सामाजिक उत्तरदायित्वों को वहन नहीं कर पाते हैं। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सामाजिक तौर पर पिछड़े बालक होते हैं उनका जो आधार होता है, इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। सामाजिक व्यवहार में वो कुशल नहीं होते जो सामाजिक तौर पर पिछड़े होते हैं, और व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर पाते हैं जो इस प्रकार के बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक मंदता का कारण है प्रसव पूर्वकालिक कारण, प्रसूत्तर कारण ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन सी ठीक है। जो मानसिक मंदता कारण हो सकता है प्रसव पूर्वकालिक कारण भी हो सकते हैं और प्रसवोत्तर कारण भी हो सकते हैं, मतलब प्रसव के बाद के कारण। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका ठीक है। ए और बी दोनों ही कारण मानसिक मंदता बालकों के लिए हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदबुद्धिता के क्या उपाय हो सकते हैं? बालकों का सम्मान करना, बालकों को एक या दो हस्तशिल्पों की शिक्षा देना या धीमी गति से पाठ पढ़ाना। तो दोस्तों जो मंदबुद्धिता के उपाय हो सकते हैं वो उनके तीनों उपाय हो सकते हैं। उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। बालकों का सम्मान हमें करना चाहिए जो इस प्रकार के बालक होते हैं मंदबुद्धि बालक, और उन्हें हस्तशिल्पों की जो है शिक्षा दी जाए, एक या दो हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जाए और धीमी गति से उनको जो है पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। जब किसी बालक को विशिष्ट कहकर वर्णित किया जाता है तो हम उसे औसत बालकों से अधिक लक्षणों के बराबर मानते हैं। यह कथन किसका है? फिनर का, सर्च वर्ड्स का, ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सर्च वर्ड्स हैं उनका ये कथन है कि जब किसी बालक को विशिष्ट कहकर वर्णित किया जाता है तो हम उसे औसत बालकों से अधिक लक्षणों के बराबर मानते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, रीडिंग डिसेबिलिटी, लिखने की अक्षमता, राइटिंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, और सुनने की अक्षमता, हियरिंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों जो एलेक्सिया है, एलेक्सिया आपका है पढ़ने की अक्षमता, रीडिंग डिसेबिलिटी को जो है एलेक्सिया भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र है, अगर उसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो उसकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म के द्वारा तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। जो एक्टोडर्म है जिससे तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है, अगर एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म जो प्रारंभिक भ्रूण में बाहरी जो रोगाणु परत होती है उसको कहा जाता है। यह भ्रूण की उत्पत्ति के 3 रोगाणु परतों में से एक है जो कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है। या बात कहें तो मोटे तौर पर यह कोशिकाओं का एक समूह है जो हमारे शरीर के बड़े ऊतकों का निर्माण करता है और जो गर्भधारण के पहले हफ्ते में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यह एक्टोडर्म है जो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति जो इसके द्वारा संभव हो पाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रतिभाशाली बालक में किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? स्व अध्ययन, इंडिपेंडेंट स्टडी, उच्च बुद्धि लब्धि, सुपीरियर अचीवमेंट, बुद्धिमत्ता हाई इंटेलिजेंस और निर्देशों का पालन, फॉलोइंग डायरेक्शन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह डी है, निर्देशों का पालन। निम्नलिखित में से एक प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, ये विशेषता का होना आवश्यक है कि वो निर्देश, जो भी निर्देश उसको दिए जाएं वो उसका पालन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अधिक सहायक नहीं है? श्रेणी से सुशोभित करना, ग्रेड एनरिचमेंट, पाठ्यक्रम उच्चीकरण, करिकुलम एक्लीरेशन, श्रेणी में वृद्धि, ग्रेड एक्लीरेशन, और सामूहिक योग्यता, एबिलिटी ग्रुपिंग। दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से नीति अधिक सहायक नहीं है वह है सामूहिक योग्यता। जो एबिलिटी ग्रुपिंग है बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस वीडियो का। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI एक संगठन है जिसे शुरू किया गया था सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण द्वारा, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, गरीब जनता के उद्धार के लिए, वेलफेयर ऑफ पुअर सिटीजन्स, विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन फॉर एक्सपेक्टेशनल चिल्ड्रन, और महिलाओं के अधिकारों के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो दोस्तों जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत की गई थी जो विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशनल ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, और इन प्रश्नों में प्रयास किया गया है कि जो एक दो मित्र हैं जिन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस को आप डिस्क्राइब करें, उनके बारे में बताएं, व्याख्या करें, तो थोड़ा प्रयास किया गया है कि व्याख्या की जाए इसमें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे। ये हमारी सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इसके बाद 8वां वीडियो कल आपके समक्ष आएगा, और वो लास्ट वीडियो होगा स्पेशल एजुकेशन का। उसके बाद जो है स्पेशल एजुकेशन का एक शॉर्ट वीडियो हम लोग डालेंगे जिसमें हम बात करेंगे जो एब्रीविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनकी बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, वो आपकी सारी जो जितनी भी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं स्पेशल एजुकेशन को लेकर उनको पूरा करेगा। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको कोई शंका है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, प्रयास किया जाएगा कि उसका, अगर आपकी जो शंका है उसका समाधान किया जाए। और दोस्तों बहुत से दोस्तों कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके जो बुक है आपकी डॉक्टर कुमार संजीव जी की, वो कब तक आएगी, मिल नहीं रही है। तो दोस्तों आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीक तक ये बुक जो है मिलने लगेगी, और इलाहाबाद में ये बुक अवेलेबल ज़रूर होगी। मेरी बात हुई है डॉक्टर साहब से, जो डॉक्टर कुमार संजीव जी हैं, उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद में वो उस बुक को अवेलेबल कराएंगे। अदरवाइज़ जैसी बुक आएगी मैं आपको पब्लिकेशन हाउस का नंबर दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी इस बुक को मंगा सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।